नमस्कार, मैं हूं ममता चतुर्वेदी। सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का पहाड़ की गुमनाम पगडंडियों से सत्ता के गलियारों तक का राजनीतिक सफर किसी भी अचंभे से कम नहीं है। किशोर उपाध्याय 2002 में पहली बार विधायक बने, दूसरी बार 2007 में भी टिहरी की जनता ने आपको विधानसभा तक पहुंचाया। हालांकि 2012 में किशोर निर्दलीय उम्मीदवार से महज चंद वोटों से हार गए। आपके विरोधियों को लगा कि आपका राजनीतिक करियर चौपट हो जाएगा, तभी आपको कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। आज पूरा देश एक ऐसी समस्या से जूझ रहा है जिसके परिणाम की जानकारी या जवाब अच्छे विशेषज्ञों के पास भी नहीं है। नोटबंदी का परिणाम अच्छा होगा या बुरा, यह तो बात की बात है, लेकिन देश की अधिकांश जनता बेहद परेशान है। उनके रोजगार और कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। 1 महीने से अधिक का वक्त हो चुका है, लेकिन डिजिटल इंडिया के आधे से अधिक एटीएम बंद पड़े हुए हैं। केंद्र सरकार और विपक्ष इस मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति में जुटे हुए हैं। किसी के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो जनता की समस्याओं को दूर कर सके। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय। दृष्टिकोण प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आपसे मेरा सवाल है कि नोटबंदी को लागू हुए तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। आपकी अगर इस पर राय जाने, क्योंकि देश की जनता बेहद परेशान है, तो आपकी राय क्या है? मुझे ये लगता है कि कोई हम काले धन के पक्ष में नहीं है कांग्रेस पार्टी, लेकिन केंद्र सरकार का इससे बड़ा नालायकी भरा फैसला कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए कि उन्होंने 125 करोड़ लोगों को सीधे जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अवाम को बेईमान घोषित कर दिया। इससे सबसे बड़ी परेशानी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो छवि खराब हुई है, उससे एक संदेश गया कि हिंदुस्तान बेईमानों का देश है। और छवि सबसे बड़ी बात होती है, राष्ट्र का गौरव सबसे बड़ी बात होती है। मेरे ख्याल से उन लोगों ने इस पर सोचा नहीं। दूसरा सबसे बड़ी परेशानी ये पहली बार हो रहा है कि जब आपके खाते में पैसा है और मैं अपने खाते से पैसा नहीं निकाल सकता हूँ। जो गरीब आदमी है 8 तारीख को, देखिए 7 तारीख को जो सारी जो फैक्ट्रियाँ हैं, प्राइवेट प्रतिष्ठान हैं, उसमें सबको तनख्वाह मिलती है। अब 8 ही तारीख को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी, आप 2-4-10 दिन रुक जाते। जो गरीब आदमी है, जो मज़दूर आदमी है, वो कम से कम जो है उस हिसाब से उसको जो 500-1000 रुपये मिले हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद लेता है इस समय। और हम तो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आप हमारे 8 तारीख से पहले वाले दिन लौटा दो, अच्छे दिन तो छोड़ो, या 2014 से पहले के दिन लौटा दो। और इस फैसले की जितनी निंदा की जाए, मेरे ख्याल से वो कम है। केंद्र सरकार नोटबंदी की तारीफ कर रही है, फायदे गिना रही है, तो दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष नुकसान बता रही है। लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो इसका जो खामियाजा है, इसका जो नुकसान है, वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल जिनके पास ब्लैक मनी है ही नहीं, तो आखिरकार उनको सज़ा क्यों मिल रही है? मेरे विचार से इससे बड़ा घोटाला कोई दूसरा नहीं हो सकता है आज के दिन में। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अंबानी साहब और अडानी साहब और उनके दोस्तों का नाम नहीं ले रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी को ये बताना चाहिए कि 5000 करोड़ से ज़्यादा जिनका बिजनेस है, वो ये बताएं कि उनके यहाँ से कितना काला धन निकला है। काला धन की जो उनकी परिभाषा क्या है, किस तरह से उसको डिफाइन करते हैं। आप ये देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि उत्तराखंड, उसमें कांग्रेस की सरकार है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ तो हज़ारों और 500 रुपये के नोट पहले पहुँच गए। जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, वहाँ पर पैसा नहीं मिल रहा है। तो जो ये घोटाला है, इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे देश की आर्थिकी के लिए। मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि इससे 2% अगर जीडीपी आपकी प्रभावित होती है, तो आप ये देखिए कि लाखों जो हाथ हैं, उनके हाथों का काम छिनता है। उत्तराखंड बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि आपके राज्य में जो काला धन है वो नहर नालों में फेंका जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ये वो एक और वो है, उनका कुचक्र है। भाई, आपके पास तो सारी एजेंसीज हैं ना। मैं तो कह रहा हूँ कि उसी की वो सीबीआई जांच करवा लें, पकड़ लें उसको।
ये देखिए कि बनारस में भी इसी तरह की घटना हुई, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के हैं, मैं उनका उस रूप में सम्मान करता हूँ। अब आप जब कभी बनारस जाइए, काशी जाइए, विश्वनाथ जी की धरती में, तो वहाँ इतने लोग हैं आपके पास आ जाएंगे कि साहब जो है वो हमारे कुछ संत लोग भी हैं, बहुत से जो हैं वहाँ भिखारी भी हैं। अब वहाँ पर भी 500-1000 रुपये के नोट अगर इस तरह से नालों में मिल रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये एक और षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का। मुझे लगता है कि भविष्य में वो कुछ और इस तरह के कदम उठाने जा रहे हैं जिससे आरएसएस और भाजपा के कब्ज़े में पूरा देश आ जाए। तो मुझे ये लगता है कि ये एक प्रयोग है कि देखिए जनमानस कितना जो है इस तरह के जो जन विरोधी जो निर्णय हैं उनके खिलाफ कितना खड़ा होता है। इसलिए हिंदुस्तान की जनता को इस समय सजग होकर के इस तरह के फैसलों के खिलाफ सड़क पर उतर करके जो है मेरे विचार से एक संघर्ष का बिगुल बजाना चाहिए। हाल ही में आपका एक बयान सामने आया जिसमें आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को उत्तराखंड की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। मैंने कहा कि वो इतने बड़े आदमी हैं जिनकी केंद्र में सरकार है, और 1984 के बाद 1984 में राजीव गांधी जी को 453 सीटें मिली थी लोकसभा में, और उसके बाद उनको इस समय 282 सीटें मिली हैं। तो इस समय उनको कम से कम अहंकार की भावना से नहीं, बहुत विनम्रता से लोगों के बीच में जाना चाहिए था। विशेषकर देवभूमि में जिस धरती ने माँ गंगा जैसी बेटी पैदा की है, उस धरती में जाते विनम्रतापूर्वक ये कहते कि भाई हम केंद्र में सरकार में हैं। जब राज्य बना था तो हमने बहुत से दंश, बहुत से घाव उत्तराखंड को दिए हैं। हमारी मांग है कि भाई उत्तराखंड को, हम वनवासी लोग हैं, केंद्र सरकार की आरक्षण की परिधि में आना चाहिए, हमारा विशेष राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए। जो रसोई गैस है कम से कम 50% सब्सिडी उसमें मिलनी चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि उत्तराखंड का सही विकास, सही नियोजन इसलिए ज़रूरी है कि देश जिंदा रह सके। तो वो भावना लेकर के आते तो अच्छी बात थी। तो वो खाली अगर आलोचना के लिए आते हैं, और जिस तरह से उन्होंने हमारी सरकार गिराई, लोकतंत्र की हत्या की, उसके लिए माफ़ी मांगते तो ज़्यादा अच्छा रहता, उन्हीं का गौरव बढ़ता। मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में भस्मासुर की आत्मा धीरे धीरे जो है वो घर करती जा रही है, और जो भस्मासुरी प्रवृत्ति होती है वो खुद को ही जो है वो ख़त्म करती है। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोर उपाध्याय से बातचीत का सिलसिला। जब भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि हम विकास के मुद्दे पर कांग्रेस को पराजित नहीं कर सकते हैं, तो वो भावनात्मक मुद्दे लेकर के आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय से। आपके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए आपकी पार्टी में बगावत हुआ, आपकी सरकार भी गिर गई, इसके पीछे वजह क्या थी? देखिए, हमारी पार्टी में बगावत से ज़्यादा लालच, और विशेषकर ऐसे लोग जिनको कि सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने आशीर्वाद दिया। किशोर उपाध्याय 1978 से एक अदनी सिपाही की तरह काम कर रहा है। 7-8 बार हमारे साथ हमको ही लगा भाई जाती हुई। मैं ये सोच रहा था कि 2002 में मुझे कैबिनेट मिलेगी, क्योंकि मेरा बड़ा योगदान कांग्रेस को खड़ा करने में रहा है। हम ये सोच रहे थे 2007 में भाई हमको या तो कांग्रेस अध्यक्ष बना देंगे उसी समय, या प्रतिपक्ष का नेता बना देंगे। नहीं बनाया। 3 बार राज्यसभा का फैसला हुआ, नहीं बनाया। तो हमने तो बहुत विनम्रतापूर्वक, हमारा हाईकमान जो निर्णय लेता है हम उसको स्वीकार करते हैं। और मुझसे, हमसे जो जूनियर थे, हमारे साथियों से जूनियर थे, जिन्होंने 2000 में जब राज्य बना तो एक भी हमारा विधानसभा का सदस्य जीता हुआ नहीं था। हम लोगों ने मेहनत करके कांग्रेस को खड़ा किया। हरीश रावत जी से लेकर जितने वरिष्ठ नेता हैं, अब आपको मुख्यमंत्री बना दिया, प्रतिपक्ष का नेता बना दिया। अब इससे ज़्यादा क्या? पार्टी ने टिकट दे दिया, आपको नेता मान लिया। तो जो लालच है और उसके साथ साथ में अति महत्वाकांक्षा जो है, इसमें कांग्रेस का दोष नहीं, उनकी अति महत्वाकांक्षा और लालच उसके लिए दोषी है। और मैं ये मानता हूँ कि भाई मैं अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस का मुख्य कार्यकर्ता हूँ। अरे मुझे भी वो आदेश कर देते कि भाई किशोर, हम जो है इस तरह से
इस पार्टी में हमारे साथ अगर कुछ भी हो रहा है, उनको ये लगता था कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो पैसे का लालच और पद का लालच है, उसने जो है वो कांग्रेस को छोड़ करके वो गए, और मैं ये नहीं मानता कि उससे कांग्रेस कोई कमज़ोर होगी। कुछ समय पहले आपका एक बयान सामने आया था जिसमें आपने कहा था कि नरेंद्र मोदी भगवान राम, गंगा और सेना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इसके पीछे आधार क्या है? नहीं, मैंने पूरी भाजपा की इन टोटलिटी में बात की है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को पराजित करने की ताकत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। मुझे याद है कि 1984 में वो 2 सीटें जीत करके आए थे। यहाँ तक कि जो हमारे श्रद्धेय हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, वो तो चुनाव हार गए थे। तो जब भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि हम विकास के मुद्दे पर कांग्रेस को पराजित नहीं कर सकते हैं, तो वो भावनात्मक मुद्दे लेकर के आए। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि पूरे विश्व में जहाँ जमहूरियत से, वोट से सरकारें बनती, वहाँ कहीं भी कोई अपने आराध्य के नाम पर वोट नहीं मांगता है। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है जिन्होंने भगवान राम के नाम पर भी वोट मांगा कि रामलला हम आएंगे और मंदिर कभी नहीं बनाएंगे। 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, 800 टन जो है सोना इकट्ठा किया। खुद मेरी एक विधवा बुआ, उसके लौंग एक नाक में जो पहनते हैं, उसके पास और कुछ नहीं था, वही दे दी कि जाओ बेटा मंदिर बनाओ। अब वो जो है जब सत्ता में आ गए तो भगवान राम को भी भूल गए। वो माँ गंगा का नाम ले आए जब उन्होंने फिर अपनी 56 इंच की हाथ पाँव छाती फैला करके नरेंद्र मोदी जी ने भगवान विश्वनाथ की धरती में कहा कि गंगा ने उन्हें बुलाया है। और हम तो माँ गंगा के चरणों में पले हैं, बड़े हैं, पैदा हुए हैं, उसकी तासीर को समझते हैं। अब जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात आई और अगर आपने किया, अगर लोग कह रहे हैं कि भाई बताओ ना कहाँ किया, उसके सबूत तो दे दो, कुछ क्यों नहीं दे पा रहे हैं। और उसके बाद जो है वो उनके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि ये तो आरएसएस ने किया, तो क्या ये हमारी सेना की तौहीन नहीं है? तो इस तरह की जो उनकी भावना है वो कोई देश के लिए अच्छी नहीं। देश के लिए अच्छी भावना हो तो हम सब उसका स्वागत करेंगे, तब चाहे हम विपक्ष में भी हैं। लेकिन इस तरह से लोगों को बांट करके जो हिंसा है उस पर अपनी इमारत खड़ी करना वो ज़्यादा दिन नहीं चल सकती है। और मुझे लगता है कि अब ये भाजपा के अवसान का समय है और वो शुरुआत हो गई है। हाल ही में पीएम मोदी जी ने अपने नेताओं से कहा है कि वे जगह जगह जाकर जनता से कैशलेस इंडिया और डिजिटल इंडिया के बारे में जनता को बताएं, उसके बारे में जानकारी दें। इसको लेकर आपकी पार्टी की रणनीति क्या होगी? राजीव गांधी जी एक क्रांति लाए हिंदुस्तान में, 21वीं सदी का सपना जो है उन्हीं का दिखाया हुआ है। नरेंद्र मोदी जी अगर ये कहते हैं कि हम एक नौजवान जो 46 साल की उम्र में हमारे बीच से चला गया, उस नौजवान ने ये संचार क्रांति की शुरुआत की थी और अब उसी को आधार बना करके आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जब मैं सेल्फी मैन बना हूँ, सेल्फी प्राइम मिनिस्टर, तो बड़ा अच्छा रहता। ये भी शुरुआत कांग्रेस की देन है। अगर एक हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी हैं चाय वाले, जिन्होंने एमए इंग्लिश ऑनर्स करके चाय बेचने का काम किया, बड़ी खुशी की बात है। हम तो मजदूर आदमी हैं, उससे भी नीचे वाली श्रेणी में आते हैं। तो ये कांग्रेस की देन है कि एक चाय बेचने वाला अगर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराता है तो उसके लिए उनके मन में कांग्रेस के प्रति कोई सम्मान नहीं है, राजीव गांधी जी के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आप ज़रूर करिए, हम भी इस पक्ष में हैं कि भाई ठीक है, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन दूर जो मेरा गांव है उत्तराखंड में पाली गांव, मेरे बड़े भाई प्रधानमंत्री जी, वहाँ पर कम से कम आपका मोबाइल ठीक ढंग से चल सके, आपका इंटरनेट ठीक ढंग से चल सके। मांगा में जहाँ पर आपने बड़ा, क्योंकि चुनाव आने वाले थे इसलिए आप बद्रीनाथ से आगे, मांगा गांव से आगे जाना चाहते थे, वहाँ पर इंटरनेट ठीक चल सके, पहले उसकी व्यवस्था तो कर दो। हम कोई उसके खिलाफ थोड़ी है। डिजिटल इंडिया हो, कैशलेस जो है वो प्लास्टिक मनी हो, अच्छी बात है, लेकिन पहले सब तक वो चीज़ पहुँचे तो सही, तभी तो होगा। अब मान लीजिए कोई दुकान में कोई आदमी काम अपना, उसका एक एम्प्लॉय है और उसको जो है वो तनख्वाह देता है, तो अब वो बेचारे का खाता कहीं है नहीं, उसके पास मोबाइल है नहीं, उसके पास इंटरनेट है नहीं, तो क्या करोगे? पहले उसका गला दबा करके उसको हिंदुस्तान से विदा कर दोगे। तो इस तरह की परिस्थितियाँ जो नरेंद्र मोदी जी खड़ी कर रहे हैं, मेरे विचार से ये उनकी
कमी है दूरदृष्टि की। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। सरकार का कोई फैसला जो है वो उत्तराखंड की जनता को पसंद नहीं आ रहा है या मुफीद नहीं है, तो ये मेरी ड्यूटी है, कांग्रेसजनों की ड्यूटी है कि अपने मुख्यमंत्री जी को ये बताए कि भाई इसमें थोड़ा सा हमको संशोधन करना चाहिए। तो उसको मत भिन्नता के रूप में या मनभेद के रूप में नहीं लेना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोर उपाध्याय। आमतौर पर देखा गया है कि दिल्ली में जितनी बार भी मीटिंग हुई है, सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष एक साथ दिखाई नहीं दिए हैं। लिहाजा इस वजह से मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि शायद दोनों में रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। सच्चाई क्या है? देखिए, सरकार और संगठन का अलग अलग स्वरूप होता है। सरकार का काम करने का अपना एक अलग ढंग होता है, उसके पास हाथ पांव लगभग हमारे यहाँ 3 लाख लोग हैं जो कि सरकार में काम करते हैं। संगठन का एक अलग स्वरूप होता है। तो जो लोग कहते हैं कि सरकार और संगठन एक जैसा होना चाहिए, मैं उसमें अपनी मतभिन्नता रखता हूँ। एक बात यह है, सरकार अपना हरीश रावत जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है और ये जो कांग्रेस का प्रमुख मुख्य सेवक है किशोर उपाध्याय, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो राहुल गांधी जी की, सोनिया गांधी जी की जो भावना है उस अनुसार प्रदेश का संगठन बना सकूँ। हमारा एक वाइब्रेंट संगठन है। हमने एक नया प्रयोग किया है जो महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को सिखाया और राहुल गांधी जी ने जो डायरेक्शंस दिए, ये मेरे ख्याल से हमारा पहला संगठन है जिसने ग्राम कांग्रेस बनाने का काम किया है। तो एक वाइब्रेंट संगठन जो है, अगर कहीं पर उसको ये लगता है कि सरकार का कोई फैसला जो है वो उत्तराखंड की जनता को पसंद नहीं आ रहा है या मुफीद नहीं है, तो ये मेरी ड्यूटी है, कांग्रेसजनों की ड्यूटी है कि अपने मुख्यमंत्री जी को ये बताए कि भाई इसमें थोड़ा सा हमको संशोधन करना चाहिए। तो उसको मत भिन्नता के रूप में या मनभेद के रूप में नहीं लेना चाहिए। हरीश रावत जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, हम दोनों ने इन टैंडम काम किया है। केदारनाथ त्रासदी से जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो कुछ भी अनुदान दिया गया है पुनर्निर्माण के लिए, विपक्ष का ऐसा आरोप है कि उस अनुदान का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। देखिए, ये फिर वो अपने कर्तव्य से जो है वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है केंद्र सरकार। मैं बधाई देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को कि जब 2013 में भी जब हम बहुत गंभीर संकट से गुजर रहे थे तो सबसे पहले राहुल गांधी जी केदारनाथ गए, पैदल गए, मोटरसाइकिल में गए, कहीं ट्रक मिला तो उसी में बैठ गए और उसके बाद सबसे पहले यहाँ आकर के प्रधानमंत्री जी से मिले, मनमोहन सिंह जी से, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से कहा उन्होंने कि वहाँ इस तरह की स्थिति है और उसको देख करके जो वो वहाँ से सारी स्थिति परिस्थिति को समझ करके आए थे, एक सब कमेटी कैबिनेट की बनी जिसमें हमें केंद्र सरकार ने 7,500 करोड़ रुपया जो वहाँ नुकसान हुआ है, जो उत्तराखंड का आत्मविश्वास डगमगा गया था, जो उत्तराखंड के प्रति पूरे देश में और विश्व में एक ये भावना थी कि वहाँ जा कर के पता नहीं, भाजपा वाले तो कह रहे थे वहाँ जाते हो तो भाई सिर पर कफन बांध करके जाओ, जैसे पता नहीं कितने भाजपा के लोगों की शहादतें वहाँ हो गई हूँ जो वहाँ रह रहे हैं। और जो 7,500 करोड़ रुपया कैबिनेट सब कमेटी ने जो स्वीकृत किया था, जब तक मनमोहन जी के नेतृत्व में यूपीए गवर्नमेंट रही उसमें से 3,500 करोड़ रुपया आया, बाकी 4,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी अब तक नहीं दे रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाजपा कौन सा चश्मा पहनती है, उसको चेक करवाना चाहिए। उनको कम से कम वास्तविकता, रियलिटी समझ में आनी चाहिए कि जो काम हुआ है, अरे भाई अगर अच्छा काम किया है तो कम से कम ये तो कहिए कि अच्छा काम किया है। वो क्या कारण है जिससे आपको लगता है कि उत्तराखंड में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसलिए कि जो एक भावना जब से राज्य बना है, एक भावना लोगों में चली गई कि साहब एक बार जो है कांग्रेस की सरकार हो, एक बार बीजेपी की सरकार हो। 16 साल राज्य को बने हुए हो गए हैं और 16 साल एक बड़ा समय होता है। मैं ये मानता हूँ कि इन 16 सालों में जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन की भावना थी,
उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को मकड़ जाल में फंसाने का काम किया। आप ये देखिए 3 राज्य उस समय बने, 2 राज्यों में कोई अस्थायी राजधानी नहीं है। आज भाजपा से पूछना चाहिए कि भाई आपने उत्तराखंड के लिए क्यों अस्थायी राजधानी का इस तरह से जो है बंदोबस्त किया। आज हमारे सामने चुनौती है कि हमारी स्थायी राजधानी होनी चाहिए और उसके लिए जो है केंद्र सरकार कोई हाथ नहीं बटा रही है। आपको ये जानकारी होगी कि 40% से ज़्यादा ज़मीन पर हमारे बड़े भाई उत्तर प्रदेश का अधिकार है। उसको उत्तराखंड को वो अधिकार वापस मिल सके, भाजपा केंद्र सरकार कोई उसमें योगदान नहीं कर रही है। सबसे बड़ा जो आज का और भविष्य का सवाल है पानी, हमारी सारी की सारी वाटर बॉडीज़ पर हमारा कोई अधिकार ही नहीं है, तो उस पर उनको जो है हमारी मदद करनी चाहिए थी। इसलिए जो एक उत्तराखंडियत की भावना जिसको कहती हैं, जिसको उत्तराखंडियत कहते हैं, पहली बार और ज़्यादा समय हमारी सरकार को उस हिसाब से हरीश रावत जी को नहीं मिला। आखिर में एक सवाल, उत्तराखंड और देश के विकास को लेकर आपका अपना दृष्टिकोण क्या है? देखिए, उत्तराखंड के लिए तो हमने बिना जो हमारा मध्य हिमालय है और हम लोगों ने तो बड़ा आंदोलन भी चलाया उसके लिए, हिमालय बचाओ आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा जी और हम सब लोगों ने। देश के विकास की कल्पना आप तभी कर सकते हैं जब मध्य हिमालय आपका सुरक्षित है। ये एक अजीब सा संयोग है कि ये देखिए कि हिमालय, मध्य हिमालय जो कुछ देता है उससे हमको कोई लाभ नहीं होता। अब ये देखिए, मैं कोई उस रूप में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसी माँ गंगा का क्या करूँगा जो कि इस काम आती हो कि अगर कोई बहू बेटी परेशान हो जाए तो वो उसमें आत्महत्या कर ले विकास के बजाय। तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल, अगर विकास देश का करना है तो हमको जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो हमने यात्रा की, हमको अलग एक विकास की नीति मध्य हिमालय के लिए बनानी चाहिए। अगर पानी नहीं होगा तो ना तो जीवन रहेगा, ना फसलें होंगी, ना कुछ होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले हमको मध्य हिमालय को जीवित रखना है, उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब मेरा कोई इतना बड़ा कद नहीं कि मैं देश के विकास के बारे में कुछ कह सकूं, लेकिन जो मेरा थोड़ा बहुत अनुभव रहा है केंद्र सरकार में जो हम लोगों ने काम किया है, उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि हम लोग कम से कम लोगों की जो भावनाएं हैं, समाज को बांटने का काम न करें। हम ये कहते हैं कि हमारी साक्षरता आज इतनी अधिक बढ़ गई है और अगर हम बट रहे हैं उसमें, तो वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चिंता का सवाल है देश के लिए। देश का विकास भी तभी होगा जब हम एक साथ होंगे और समग्रता में विश्वास रखेंगे। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव से लेकर देश की राजधानी तक की जनता की जेब कैशलेस हो चुकी है। डिजिटल और कैशलेस इंडिया बनाने के लिए भारत सरकार बेताब है, लेकिन इसके लिए जिस आधारभूत ढांचे की जरूरत है वह मौजूद नहीं है। देश के दूर दराज के इलाकों में साइबर क्राइम से निपटने के लिए ना तो कोई सरकारी मशीनरी मौजूद है और ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर। लिहाजा ऐसे में व्यवहारिक तौर पर अनपढ़ लोगों के लिए यह नियम बेवजह परेशानी का सबब बना हुआ है। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए महुआ टीवी।